जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज है 6 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे हिंदू में से, तो ये जो आर्टिकल है इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन GS2 का पार्ट बनता है। एक हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में से, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, GS3 से रिलेटेड है, IPCC के जो 6th असेसमेंट का जो 3rd रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। और एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड, ये GS3 का कॉम्पोनेंट है। ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया है, काफी अच्छा आर्टिकल है, ट्रांजिशन बॉन्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। एंड में एज यू नो एक MCQ दिया जाएगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सही आंसर क्या है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि वो उसका कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। और अंत पे मेंस आंसर राइटिंग वाला जो हमारी एक्सरसाइज है, तो 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉपी बनाई हुई है, कॉपी में आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग क्वेश्चन, तो आप दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी इंफॉर्मेशन, तो अगर आप PSIR ऑप्शनल लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके पास PSIR ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और अगर आप अगले साल इसी ऑप्शनल के साथ अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं, मेंस लिखना चाहते हैं, तो हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पे हमने शुरू करा है। तो दोस्तों अगर इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप और लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 1-on-1 मेंटरशिप रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप इसमें प्रोवाइडेड रहेगा, यहां पे आप अपनी सारी डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स के अपडेशंस भी मिलेंगे इस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस कोर्स में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे A to Z उसके आपके पीरियोडिक टेस्ट भी लिए जाएंगे, और वो टेस्ट को जो आप टेस्ट लिखेंगे उसके आपकी इवैल्यूएशन भी साथ के साथ उसकी इवैल्यूएशन होगी। और ये जो आपको टेस्ट दिए जाएंगे, इसका जो मॉडल आंसर्स है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दोस्तों और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए और इस पे एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल CUET के बारे, जो हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है, ये इसके बारे में हमने डिस्कशन अभी कुछ टाइम पहले भी करी थी। इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल पहले भी हिंदू में आया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई इस साल से जो बच्चे हैं, देखिए जो बच्चे तो देखिए अब नॉन मेडिकल लेके IIT में जाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, उनका तो अलग से एग्जाम होता है। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, अब से क्या होगा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी उनको ये टेस्ट के द्वारा बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा। टेस्ट का नाम क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। इस टेस्ट को कंडक्ट कौन करेगा? इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाली बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। ठीक है जी। अब ये मैंडेटरी है, UGC ने मैंडेट दे दिया है। ठीक है, देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि बच्चों को बहुत मारामारी रहती है सीट लेने के लिए, बिकॉज देखिए आज के टाइम पे हर एक बच्चे के 95, 96, 98% आ रहे होते हैं। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है सीट्स के लिए। अब 99% से ज़्यादा क्या आएंगे बच्चों के? अब इसके चलते अब देखिए पेरेंट्स को भी प्रेशर होता है, बच्चों को भी बहुत टेंशन होती है कि इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी एडमिशन नहीं होगा। तो इस करके UGC ने थोड़ा ये काम आसान कर दिया कि ये कॉमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख दिया कि इसके बेसिस में जितने नंबर इस एग्जाम में बच्चे के आएंगे उस हिसाब से बच्चे को एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जो बच्चे हैं दे कैन अपीयर इन मैक्सिमम 6 आउट ऑफ द 27 डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स को यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे फॉर द एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी, जो डिफरेंट कोर्सेज वो विद इन द यूनिवर्सिटी परस्यू करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में कोर्स करना चाहते हैं, व्हाटएवर दे वांट टू डू। नाउ अब देखिए यहां पे क्या बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को थोड़ा ये लग रहा है कि अभी उनकी ऑटोनॉमी को ठेस पहुंची है, लेकिन अब UGC का मैंडेट है, तो इस करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट दे हैव टू फॉलो द मैंडेट गिवन बाय द UGC। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात आती है जो हमारे IITs हैं, ठीक है, या NITs हैं, या जो हमारे IIMs हैं। अब यहां पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं है CUET के साथ, इनके अलग से अपने एग्जामिनेशन होते हैं, CAT के हो, ठीक है, JEE के हो, तो ये अलग से एग्जाम होते हैं। अब अगर इन जो इमिनेंट नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, अगर इनकी रैंकिंग की भी बात करें तो इनकी रैंकिंग काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें। तो अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अब कह रही हैं कि भाई हमारी ऑटोनॉमी को ठेस पहुंचेगी, कि भाई पहले क्या होता था कि पहले हम हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है अपने बेसिस पे अपना खुद का अलग से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको सपोर्ट, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या इनको इस बात के लिए कि इनकी ऑटोनॉमी को ठेस पहुंचे, क्या इस बात के लिए सपोर्ट इनको IITs या IIMs करेंगे?
ऐसा लगता तो नहीं कि वो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। ये यूजीसी का मैंडेट है और यूजीसी के मैंडेट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब ये बच्चों को फेवर करता है डेफिनेटली। देखिए बहुत ही बच्चे जो हैं 11th 12th में टेंशन में रहते हैं, ठीक है। उनको पहले होता है कि बोर्ड्स में परफॉर्म करना है, उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो गया काम, है ना। एक ही एग्जामिनेशन आपने देना है, उसके बेसिस पे जितने भी आपके उसमें मार्क्स आते हैं आप उस बेसिस पे जा सकते हैं। अच्छा, पहले एक आर्ग्यूमेंट आता था कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, एंट्रेंस टेस्ट के चलते कोचिंग सेंटर्स बहुत मशरूम हो जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुलने शुरू हो जाते हैं, जैसे हम IIT की बात करें या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, और उसके चलते बच्चों का जो ध्यान है वो अपने स्कूलिंग एजुकेशन पे कम रहता है, कोचिंग सेंटर्स में ज्यादा रहता है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कैसे क्रैक किया जाए इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस कम रहता है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी अब काफी ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के लिए ऑन द कॉन्ट्ररी इस एडिटोरियल में मेंशन्ड है कि ये जो टेस्ट होगा फेवरेबल रहेगा। एक तो वो कट ऑफ वाली बात आ जाती है 98-99%, तो अब वो यहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस विल फेवर द स्टूडेंट्स बिकॉज दिस माइट widen the academic choices and save them the cost, the hassle and the tension which they go through by giving different tests of different universities, जो भी different admission test होते हैं। देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो अगर CUET की कुछ फेवरेबल बातें हो रही हैं वो भी हम एडिटोरियल्स में डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसकी कोई अगेंस्ट बात है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो हमको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिल जाता है दोनों पहलू पढ़ने से। अब बात यहां पे एक और आती है जो थोड़ी क्रिटिकल है। अब ये जो टेस्ट होगा CUET का, ठीक है, ये NCERT बेस्ड होगा, तो ये CBSE बेस्ड टेस्ट होगा, फाइन। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पे तो CBSE की किताबें, NCERT की किताबें नहीं फॉलो की जाती हैं। उनका क्या, अब जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स में पढ़ते हैं तो दे विल स्टैंड एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज ये जो एग्जाम है ये तो NCERT बेस्ड है। अब आर्ग्यूमेंट्स वैलिडेटिंग दिस टेस्ट, ठीक है। अब देखिए कल को कोई कह सकता है कि देखो कि ऐसा है कि जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है, ठीक है, या जो क्रेडिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वो कितनी क्रेडिबल है, क्या पता उनके जो टेस्ट हो इतनी अच्छी क्वालिटी के ना हो। तो इस बात की गारंटी तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो भी नहीं दे सकते हैं कि उनके जो क्वालिटी ऑफ जो एंट्रेंस टेस्ट थे वो कैसे थे, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन दे वर सेटिंग, तो इस बात की गारंटी तो वो भी नहीं दे सकते। यानी कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोले कि NTA का क्या है, NTA की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, तो कल को काउंटर आर्गुमेंट यहां पर यह भी आ जाता है। चलो ये भी हो सकता है कि जो NTA है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कि उसके पास ऐसे फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कोई टेस्ट कंडक्ट करने का, कि चलो एग्जाम लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, बट क्या वो फुल प्रूफ सिस्टम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास है, वो भी नहीं है। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के काउंटर आर्ग्यूमेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी की अगर बात आती है, देखिए अभी दुनिया भर में कोई भी देश कोई ऐसा सिंगल बेस्ट मेथड नहीं ढूंढ पाया है कि कैसे बच्चों की एडमिशन के लिए कौन सा सही और अच्छा बेस्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है, एप्टीट्यूड बेस्ड रहेगा, साइकोलॉजिकल बेस्ड रहेगा, कौन सा रहेगा, अभी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन कोई भी देखिए फैसला करना है, कोई भी देखिए सोल्यूशन निकालना है, उसके लिए बातचीत करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टेक होल्डर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब NEP 2020 की अगर हम बात करें, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको लेके हमने योजना के एनालिसिस में भी काफी कवरेज करा था। अब NEP 2020 कहता है कि वी नीड अ कॉमन प्रिंसिपल फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि भाई हम 21वीं सदी की बात करते हैं कि 21वीं सदी की स्किल्स हमने बच्चों को इंपार्ट करना है। बहुत हो गया कि बोर्ड्स में उसके कितने आए हैं, उसके 10 में से कितने हैं, 99% हैं, ये है वो है, रट्टाफिकेशन बहुत हो गया, कुछ नए तरीके हमको इवॉल्व करने बहुत जरूरी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन NEP 2020 ने यह भी कहा था कि नए तरीके इवॉल्व करने के चक्कर में हम जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अब इस बात का देखिए, अब CUET तो निकाल दिया UGC ने, लेकिन अब यहां पे ऑटोनॉमी का भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की थी। उसके बाद जो एक लास्ट आर्गुमेंट है वो ये है कि जो हायर एजुकेशन है, देखिए हायर एजुकेशन तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो यहां पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बनती है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि चलो ये जो टेस्ट होगा CUET का, ये तो NCERT बेस्ड होगा, तो स्टेट बोर्ड्स के यहां पे कंसर्न आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंडेटरी तो कर दिया इन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, लेकिन ये बात रियलाइज करना बहुत जरूरी है दैट द एंजाइटीज, कंपल्शंस, कंसर्न्स एंड द रियलिटीज ऑफ द स्टेट्स दे माइट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो बहुत जरूरी है कि जब हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं, जब हम कंसल्टेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो स्टेट्स को भी एज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मान के उनके साथ भी उनकी राय लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल, क्लाइमेट क्राइसिस नो यूनिवर्सल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में आया है, जो हमारी IPCC की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट का जो 3rd पार्ट आया है। तो पहला पार्ट
लास्ट ईयर आया था, सेकेंड पार्ट जो है इसका भी फरवरी में आया था, थर्ड पार्ट ये अब आया है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट आया था आईपीसीसी का, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर बिफोर द COP26 हैपेंड, उन दिनों में वो आया था। अब देखिए आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो बहुत बार देखिए बात पिछले 1 साल से हम करते आ रहे हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी, कोई मिथ तो नहीं है, है ना। अब देखिए अब रहना पड़ेगा, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के साथ हमको रहना पड़ेगा। मिटिगेशन और चीज़ है, अडेप्टेशन और चीज़ है। कोशिश करेंगे हम, सरकारें भी कोशिश करेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक डीकार्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं, है ना, क्लीनर टेक्नोलॉजीज के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं, लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाएं। लेकिन ये रियलिटी है, इसके साथ तो रहना पड़ेगा। अब ये कहना कि कितना एवरेज टेम्परेचर, यानी कि देखिए अब हम कितने साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अगर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी अगर जो हमारा तापमान है, जो ग्लोबल तापमान है, वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर कंटेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर गया तो फिर काफी तबाही हो सकती है। अब यहां पे आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने यह भी बात कही है कि देखिए इस चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है कि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करें, कि 1.7 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करें, कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करें। ये रियलिटी है। देखिए प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है, इस तरह के अनसर्टेन इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स होने वाले हैं, तो ये इसको अब जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस रिपोर्ट में, जो थर्ड पार्ट रिपोर्ट में काफी बातें पॉजिटिव भी करी गई हैं, ठीक है। तो यहां पे ये शो करा कि देखिए डीकार्बनाइजेशन तो करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स तो मूव करना है, ये तो नॉन नेगोशिएबल है ना। अब सारी कंट्रीज ने अपने जो टारगेट्स भी अनाउंस करे हैं टुवर्ड्स 2030, नेट जीरो की भी बातें कर दी हैं, इंडिया ने भी टुवर्ड्स 2070 नेट जीरो की बात करी है। तो देखिए अब इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि जो कॉस्ट है ना ऑफ प्रोड्यूसिंग द सोलर एंड विंड एनर्जी, दैट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 85% सिंस द लास्ट 1 decade, तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन the bad news is that these efforts may not be enough to escape the ravages, देखिए वर्ड कितना एक्सट्रीम यूज कर रहा है, the ravages of a climate breakdown, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे तो बहुत जो अमीर देश हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि भाई 2050 तक हम नेट जीरो अनाउंस कर रहे हैं अपना। उन्होंने तो इंडिया को भी बहुत परसीव करने की कोशिश करी कि आप भी 2050 तक नेट जीरो अनाउंस करिए। लेकिन ये रिपोर्ट बार बार कह रही है कि भाई आप नेट जीरो चाहे 2050 तक करिए चाहे 2070 तक करिए, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग to around 1.5 degrees Celsius requires the global greenhouse gas emissions to peak before 2025, तो 2022 तो भी चल रहा है, at the latest, and be reduced by 43% by 2030। तो यहां पे बात दोस्तों, जो मैसेज आता है आईपीसीसी रिपोर्ट का वो ये आता है कि विदाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन क्लाइमेट कोऑपरेशन, अमीर देश हो कि गरीब देश हो, सभी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, ये बात अब मैटर नहीं करने वाली है, ठीक है। ये सबको इंपैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स हैं वो अर्जेंटीना से लेके मेक्सिको तक, पाकिस्तान से लेके मॉरिशस तक सबको इंपैक्ट करेगा। द मैसेज ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट इज वेरी क्लियर दैट विदाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन क्लाइमेट कोऑपरेशन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्लंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। द न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम की बात करें तो अगेन वही बात आती है, डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों दोनों को ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। हम इतने सालों से 30-35 सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सुनते आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट दिस मींस इज दैट जो ब्रॉड इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट्स हैं, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू क्लाइमेट मिटिगेशन आउटकम्स एज अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। तो लो कार्बन यानी कि लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने की बात करी जा रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम अभी बहुत एम्फेसिस ले कर रहे हैं। देखिए वो हम पिछले 30 साल से इस बात पे हमारा एम्फेसिस है कि हम अपनी जो इकोनॉमी में 25% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके आए। अब मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, ये सब इनिशिएटिव्स हैं। बहुत जरूरी है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन की बात करें, तो उन सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन बढ़ाएं जो कि लेस कार्बन इंटेंसिव है, वो बहुत जरूरी बात है। और एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे को यहां पे लगी कि मिटिगेशन और डेवलपमेंट दोनों ये साथ के साथ चलनी बहुत जरूरी है। देखिए डेवलपमेंट हम चाहते हैं, देखिए हमारी अपनी प्रायोरिटीज है, हमारी अपनी डेवलपमेंटल नीड्स है ना। हमने ये पहले भी बात करी कि इस करके हम इतनी जल्दी कमिट नहीं कर सकते हैं कि हम नेट जीरो बाय 2050 हम कमिट कर दें। लेकिन जब तक हम कोशिशें नहीं करेंगे ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन की, एग्रीकल्चर है, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट है, जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी कोई सेक्टर हो, ठीक है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस मिटिगेट हो, ग्लोबल वार्मिंग जीरो नहीं हो सकती है, प्रिवेंशन नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग को, लेकिन मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है, तब तक डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस होगा वो भी पैरालाइज रहेगी। अब इस रिलेशनशिप को बिटवीन क्लाइमेट क्राइसिस एंड डेवलपमेंट, अगेन बहुत अच्छी लाइन लगी मेरे को इस एडिटोरियल में, रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट क्राइसिस एंड डेवलपमेंट नीड्स टू ओपन अप मेनी मोर लो कार्बन पाथवेज,
ठीक है, जो कि पॉजिटिव आउटकम्स को लीड करेंगे। तो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? तो व्हाइल इंटरनलाइजिंग द क्लाइमेट क्राइसिस एंड डेवलपमेंट डिसीजंस मेनी मे यील्ड बिग फ्यूचर गेन्स, दिस आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग। यहां पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं एट प्रेजेंट अभी वो 3 से 6 गुना कम है जितने होने चाहिए थे एज पर द प्रोजेक्टेड नीड्स बाय 2030। तो गवर्नमेंट्स नीड टू बिल्ड द कैपेसिटी टू मैनेज दीज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशंस, ठीक है, जैसे हम ट्रांजिशन करेंगे क्लीन एनर्जी के टुवर्ड्स, ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स, और हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं और कैसे जो लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज की जो सिनर्जी है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स हम दिखा सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल ये देखिए दोस्तों, अब क्योंकि हमने मिटिगेशन एफर्ट्स की बात की तो ये क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। ग्रीन बॉन्ड्स के बारे तो हमने पहले पढ़ा ही है, यहां पे हम बात करेंगे ट्रांजिशन बॉन्ड्स के बारे, ठीक है। ये बिजनेस लाइन में आर्टिकल आया है। नाउ व्हाट आर ट्रांजिशन बॉन्ड? देखिए जैसे ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है कि वो बॉन्ड इशू करके आप क्रेडिट रेस कर सकते हैं, डेट रेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं ना, ग्रीन बॉन्ड्स का तो स्पेसिफिक पर्पस होता है कि वो जो बॉन्ड्स रेस करे जाते हैं, जो भी फंडिंग ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू रेस करी जाती है, दैट इज फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो जो ट्रांजिशन बॉन्ड्स है नई चीज है, बात को समझिए, है ना। प्रीलिम्स भी पास में है, कुछ पता नहीं कहां से कोई चीज आ जाती है, तो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से हम चीजों को समझते हैं। तो जो ट्रांजिशन बॉन्ड है, दिस इज अ क्लास ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक द ग्रीन बॉन्ड्स, काफी सिमिलर है। ये भी उतने ट्रांसपेरेंट है जितने ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इसका जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट गोज लिटिल बिट बियॉन्ड द ग्रीन बॉन्ड्स। जो ट्रांजिशन बॉन्ड्स हैं ये इशू फर्म्स करते हैं, लेकिन अनलाइक ग्रीन बॉन्ड्स जो कि रेस करे जाते हैं फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स, जो ट्रांजिशन बॉन्ड है दैट कैन बी इशूड बाय फर्म्स एस्पायरिंग टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो यहां पे मिटिगेशन की बात आ जाती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने की बात आ जाती है। इन अदर वर्ड्स ये जो बॉन्ड्स होते हैं, तो जो एंटिटीज, जो फर्म्स इस बॉन्ड्स को इशू करके जो पैसा रेस करते हैं, दैट वुड ऑब्टेन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंसिंग, ठीक है। सो द मनी कैन बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज व्हिच रिड्यूसेस द कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस, सच एज, अब ये जो पैसे होंगे कौन सी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किए जाएंगे, सच एज द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, डीकमिशनिंग ऑफ कोल प्लांट्स, इस तरह के। चलिए सो दोस्तों यहां पे एक चार्ट बनाया गया, आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक तो हो गया हमारे ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि किसी एनवायरमेंटल या क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक हो गए हमारे सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स और एक हो गए हमारे ट्रांजिशन स्टाइल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टाइल बॉन्ड में जो बात समझनी जरूरी है वो ये है कि ये बॉन्ड्स वो कंपनीज रेस करते हैं जो कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजिशन बॉन्ड्स की बात करें, अब ये जो बॉन्ड्स हैं दे स्पेसिफाई व्हाट दे होप टू अचीव विद द इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू डू। देखिए अगर हम इस ट्रांजिशन बॉन्ड्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हमारे इंडिया के सीमेंट सेक्टर को, सीमेंट इंडस्ट्रीज को मिल सकता है। देखिए अगर इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया की जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द कंट्रीज टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो अगर हम ट्रांजिशन बॉन्ड्स को रेस करके, पैसा रेस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो कार्बन इंटेंसिटी है सीमेंट प्रोडक्शन में, दैट कैन बी रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट बाय 48% बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीनर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों कुछ एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे ये जो बॉन्ड्स है इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि वो क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स में। फॉर इंस्टेंस अगर कोई थर्मल पावर यूटिलिटी प्लांट है, ठीक है, अब वो कोई ट्रांजिशन बॉन्ड इशू करता है और उसका ये पर्पस है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम जो इमिशन रेट्स है, ठीक है, मान लीजिए 180 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोवाट आवर था और आज के टाइम पे वो कहता है कि जी हम इसको हाफ पे लेके आना चाहते हैं, 90 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर पे लेके आना चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि कीन है इन्वेस्ट करने में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि किसी थर्मल पावर यूटिलिटी का ही है, जो कि इमिशंस रेट को रिड्यूस करके 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर्स में लेके आना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए अब यहां पे क्योंकि बात ये आती है बिकॉज यहां पे टारगेट सेट करने बहुत जरूरी है कि जो हम ट्रांजिशन बॉन्ड्स हम जो इशू कर रहे हैं, जो पैसा हम इतना रेस करने वाले हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स के थ्रू, हमारे टारगेट्स क्या है, हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स क्या हैं। तो बेस्ड ऑन दोस टारगेट्स, बेस्ड ऑन दोस ऑब्जेक्टिव्स, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अनटैप्ड पोटेंशियल की बात करें, देखिए अगर हम S&P ग्लोबल एस्टिमेट्स की बात माने तो जो ट्रांजिशन फाइनेंस
using the transition bond that can contribute as much as $1 trillion to the estimated $3 trillion of the annual investments needed to limit global warming to 2 degrees Celsius by 2050. तो potential तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन despite the potential, transition bonds have so far played a very small role as far as the financing solution towards decarbonization is concerned, right? Because why? Because पहली बात तो इसकी definition ही clear नहीं है. जो traditional forms of sustainable finance है, they usually do not classify between green bond, the sustainability linked bonds and the transition bonds. अब जो transition finance market है, that has seen $11.5 billion in the issuance of the 24 transition bonds जो कि अभी तक इशू करेंगे since the time of its inception. लेकिन अगर हम कंपेयर करें ग्रीन बॉन्ड्स के साथ या सोशल बॉन्ड्स के साथ, तो वो इन्वेस्टमेंट देखिए $1.7 ट्रिलियन ग्रीन बॉन्ड्स में और $391 बिलियन हैव बीन रेज्ड बाय इशुइंग ग्रीन बॉन्ड्स एंड सोशल बॉन्ड्स. तो पोटेंशियल तो बहुत है. पोटेंशियल तो यहां पे बात करिए ना कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हम रेज कर सकते हैं. मिटिगेशन की बात हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम रेज कितने कर पाए हैं? सिर्फ $11 बिलियन. चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे एडिटोरियल्स आज के. तो जाने से पहले हमारे जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2018 में आया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? नंबर 1 मोबाइल फोन ऑपरेशंस, नंबर 2 बैंकिंग ऑपरेशंस, नंबर 3 कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स. इसमें से सही ऑप्शन क्या है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल्स, तो एक कोट है, द वे टुवर्ड्स डेवलपमेंट ट्रांजिशंस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक to each country and there are no universal solutions, unquote. Elaborate on this statement in context of the findings of the third part of the 6th assessment report of the IPCC in 250 words. और दूसरा ऑप्शन जो है, differentiate करिए between green bonds and transition bonds, enlist the benefit of transition bonds. इसको आप 150 words में आंसर कर सकते हैं. चलिए सो दोस्तों ये थे हमारे एडिटोरियल्स आज के. मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ. तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.